नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है। आज प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है। गोविंद वल्लभ पंत को सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 10 बजे लोक भवन में खास कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जब लोक भवन पर सीएम योगी आदित्यनाथ भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। उनको याद किया जाएगा। उनके जो खास कार्य हैं, जो उन्होंने जन कल्याण में किए हैं, उन्हें याद किया जाएगा और इसी के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें आज अर्पित की जाएगी उनकी जयंती के मौके पर। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम निर्धारित है, जहां 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब लोक भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए, आज वल्लभ पंत की जयंती है और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करेंगे, उनको याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। क्या कुछ खास उनकी याद में कह सकते हैं? तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी, साथ ही साथ उस पर मारण करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें पंडित गोविंद वल्लभ पंत की, तो वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत रत्न भी हैं। उसके अलावा अगर हम गोविंद वल्लभ पंत के जीवन पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ अगर हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत की, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ देश के चौथे गृह मंत्री भी रहे थे। ऐसे में गोविंद वल्लभ पंत ने जो उत्तर प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए जो काम किए हैं, जो सेवा भाव उनका रहा है, वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ी हुई यादों को भी वो देखकर चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गोविंद वल्लभ पंत की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वो कई बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके अलावा जब देश के चौथे गृह मंत्री बनाए गए तो उस समय भी उन्होंने अपना जो कर्तव्य था उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने निर्वहन किया था। अगर गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो आज़ादी की लड़ाई में कई बार वो जेल भी गए। साथ ही साथ जब काकोरी का जो लूटकांड हुआ था, जो शहीदों ने काकोरी में ट्रेन लूटी थी, उसके बाद उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उन्होंने भी एक पत्र लिखकर ये मांग की थी कि जो काकोरी में जो ट्रेन लूटने वाले जो हिंदुस्तान के वीर जवान थे उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन गांधी जी की जब उस पर सहमति नहीं मिली थी, उसके बाद उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कहीं ना कहीं अगर हम पूरे इतिहास को देखें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ देश के चौथे गृह मंत्री रहे थे। तो ऐसे में गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहां पर माल्यार्पण करेंगे, तो उनकी यादों को भी ताजा करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है नीलेश, बने रहिए आप हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर का दौरा करेंगे, जहां सुबह 11 बजे गोला गोकर्णनाथ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि भी देंगे। साथ ही अरविंद गिरी के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, लखीमपुर का दौरा है सीएम योगी का और इस दौरान वो दिवंगत अरविंद गिरी के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ सुबह 11 बजे गोला गोकर्णनाथ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, खास उनका लखीमपुर खीरी का दौरा है। और चलिए सीधा अपडेट हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए, लखीमपुर का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अरविंद गिरी के, दिवंगत अरविंद गिरी के परिवार से भी मिलना है सीएम योगी को।
देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर जाएंगे, जहां सीधा वो गोला गोकर्णनाथ पहुंचेंगे और वहां पर जो दिवंगत विधायक हैं अरविंद गिरी, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम अरविंद गिरी की बात करें तो अरविंद गिरी लखीमपुर में बहुत ही लोकप्रिय नेता माने जाते रहे हैं। साथ ही साथ पाँच पंचवर्षीय वो विधायक भी वहाँ से रहे हैं। ऐसे में हार्ट अटैक से जब उनका निधन होता है तो निधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उनके घर जाएंगे तो उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे, ढांढस बंधाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा से प्रयास रहा है, चाहे वो सरकार में रहने वाले लोग हों, संगठन में रहने वाले लोग हों, जब इस तरीके का कोई शोक संदेश उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि उन लोगों के घरों में जाकर उनके परिवार से मुलाकात की जाए और साफ तौर पे संदेश देने का काम किया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दुख की घड़ी में भी उस परिवार के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं जब आज वो लखीमपुर में मौजूद रहेंगे और अरविंद गिरी के परिवार से मुलाकात करेंगे तो अरविंद गिरी के द्वारा लखीमपुर में जो जनहित में किए गए काम हैं उसको लेकर वो वहाँ की जनता से भी बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके परिवार को ये ढांढस भी बंधाते नजर आएंगे, क्योंकि अरविंद गिरी 5 बार के विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में वो विधायक थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब अब वो उनका देहांत हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं है तो ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके घर जाएंगे, शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी देंगे। बिल्कुल, ठीक है नीलेश, बने रहिए आप हमारे साथ। अवध जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध, क्या जानकारी? देखिए, लखीमपुर पहुंचना है सीएम योगी आदित्यनाथ का और परिजनों से भी मिलेंगे वो आनंद गिरी के, साथ ही साथ और भी क्या कोई कार्यक्रम निर्धारित है? ये विशेष तौर पर उनका दौरा इसीलिए है? देखिए, आपको बता दें कि गोला के राजेंद्र गिरी स्टेडियम में 11:30 बजे मुख्यमंत्री का जो चॉपर है उतरेगा, जहां से वह सीधे दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के फार्म हाउस लालापुर जाएंगे, जहां शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनको ढांढस बनाएंगे कि इस दुख की घड़ी में सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। बात करें अरविंद गिरी की तो अरविंद गिरी जो तराई इलाका था इसमें बेहद लोकप्रिय नेता थे। वो 5 बार से लखीमपुर से विधायक रहे। 1993 में जब वो छात्र राजनीति में आए तो उसके बाद वह काफी लोकप्रिय होते चले गए। 2 बार गोला गोकर्णनाथ जो था कस्बे उसके नगर पालिका के चेयरमैन रहे। उसके बाद 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। उसके बाद जब 2017 का चुनाव हुआ तो वह भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली और उसके बाद लगातार 2 बार से वो विधायक हैं। अरविंद गिरी हमेशा किसानों के मुद्दे पर मुखर रहते थे। जब किसानों का कोई मुद्दा होता था, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे उनके गन्ना भुगतान का मुद्दा हो, उसके लिए हमेशा संघर्षशील रहते थे। अरविंद गिरी की लोकप्रियता का यही यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लखीमपुर खीरी से लगातार 5 बार जब वो विधायक रहे तो उनकी लोकप्रियता काफी लखीमपुर में थी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से बेहद करीबी नाता इसलिए था कि अभी पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी आए थे तो जो गोला गोकर्णनाथ है उसको छोटी काशी कहा जाता है, जिसके पूरे गोला के सौंदर्यीकरण के लिए और छोटी काशी को और सौंदर्य पर्यटन स्थल बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बात हुई थी। उसी का खाका को लेकर पूरा रणनीति तैयार की जा रही थी और उसी के कार्यक्रम में जो अरविंद गिरी थे लगे थे, पूरा खाका तैयार किया जा रहा था किस तरह गोला गोकर्णनाथ जो छोटी काशी के नाम से मशहूर है उसे सौंदर्य किया जाए और पर्यटन स्थल पे, विश्व पर्यटन स्थल पे उसका नाम लाया जाए। ऐसे ही कामों में लगे थे तो निश्चित ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरविंद गिरी के सपने, जो अधूरे सपने रह गए हैं, उनको सपना पूरा करने के लिए बात करेंगे। और साथ में जो उनके सपना था कि जो छोटी काशी है उसको यानी सौंदर्य रूप दिया जाए, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री बात करेंगे। साथ ही परिजनों से मुलाकात करेंगे। उनकी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, 2 भाई हैं जिनसे मुलाकात करेंगे और यह निश्चित ही उनको यानी विश्वास दिलाएंगे कि सरकार जो है इस दुख की घड़ी में दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के परिजनों के साथ खड़ी है। बिल्कुल, तो परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही साथ अरविंद गिरी के जो अधूरे सपने हैं और जो संकल्प है उनको पूरा करने का काम भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवध आपका तमाम जानकारी के लिए। नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ और अब बढ़ते हैं आगे, जहां सीएम योगी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को समर्पित 21 लेखों के संकलन Modi@20 पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा के सफलतम 20 साल पूरा होने पर देश की ख्वातलब्ध लेखकों ने और चिंतकों द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने इतने बड़े देश में बेहतर प्रबंध के जरिए सफलता पाई थी, उससे पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया था।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के सफलतम 20 वर्षों के जीवन के बेहतरीन पहलुओं को छूने का जो प्रयास किया गया है वह स्वागत योग्य है। इस पुस्तक के लेखक अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को इस पुस्तक में साझा किया है, जो कि आम जनमानस के लिए निश्चित ही पढ़ने योग्य होगी। और अब खबर लखनऊ से, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू हो रहा है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सभी जानकारी जुटाई जाएंगी। 15 अक्टूबर तक पूरा मदरसों का सर्वे होगा, तो वहीं 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। तो योगी सरकार के आदेश पर मदरसों का सर्वे होगा और आज से देखिए इसकी शुरुआत होगी और 15 अक्टूबर तक सभी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे होगा और 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भी भेजनी होगी। तो देखिए इसका कहीं ना कहीं विरोध भी था, लेकिन आज से ये सर्वे जो है शुरू हो रहा है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अयाज खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला रुख कर देते हैं अयाज का। अयाज, क्या जानकारी? देखिए आज से मदरसों के जो सर्वे हैं वो शुरू हो जाएंगे और इसके निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा था इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं ताकि माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे और ठीक से सर्वे भी हो जाए? जब से योगी सरकार ने मदरसों की सर्वे की बात कही है, जब से राजनीति यूपी से लेकर देश की गर्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में लगातार सर्वे का विरोध हो रहा है। कई पार्टियां ऐसी हैं, मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। उनका कहने कहीं ये है कि मदरसे जो सही हैं उन्हें भी परेशान किया जाएगा, उनका साफ सुथरा। तो जब हमने मदरसों की ग्राउंड रिपोर्ट करने की और वहाँ जाकर के कोशिश की जानने की आखिरकार मदरसों की स्थिति क्या है, जब हमने उनसे बात की, लोग जो वहाँ पढ़ाते थे और जो छात्र पढ़ते थे और मदरसे किस हालात में हैं, जो जिनकी मान्यता है वो किस हालात में है, हम जब मदरसों में पहुंचे तो वहाँ की स्थिति देखी। हालांकि वहाँ सब गाइडलाइंस के पालन से लेकर सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जब हम जानने की कोशिश की कि इनकी जो सर्वे है वो होना चाहिए या नहीं, तो मदरसे के संचालक ने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसों की जो सर्वे है वो होना चाहिए। इससे साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल अयाज, देखिए आज से सर्वे हो रहा है और तैयारियां कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी की गई हैं। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि साफ निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ के और ये स्पष्ट किया गया है कि कहीं ना कहीं मदरसों की भी तस्वीर को और ज्यादा बेहतर करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इस बात को किस तरीके से समझाने का प्रयास होगा इस सर्वे के माध्यम से, ताकि सर्वे भी ठीक तरीके से हो सके और माहौल भी शांतिपूर्ण बना रहे? देखिए बिल्कुल, हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कुछ दिन पहले दानिश आजाद से जब हमने बात की थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो गैर सरकारी मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा और उस सर्वे के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनमें से तमाम मदरसे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर जो है शिक्षा देने का काम करते हैं। साथ ही साथ उन मदरसों की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसे हैं और लेकिन वो जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा और साफ तौर पे वो जानने का प्रयास किया जाएगा कि कौन कौन से मदरसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका संचालन हो रहा है या फिर कौन ऐसे मदरसे हैं जो गैर सरकारी मदरसे हैं लेकिन उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़िया हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। साथ ही साथ हाल ही में जो नीट का रिजल्ट आया उसमें भी हमने देखा है कि तमाम जो मदरसों से पढ़े हुए छात्र हैं उन्होंने नीट में अपना परचम लहराया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि जब हम मदरसों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो बेहतर छात्र हैं, अच्छा टैलेंट है, वो निकल कर सामने आएगा जो उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। वहीं उन मदरसों के ऊपर भी लगाम लगाने का काम किया जाएगा जो महज कागजों पर बनाए गए हैं और गैर सरकारी मदरसे हैं और वो लगातार तमाम जगहों से फंडिंग उनके मदरसों में हो रही है। तो ऐसे में उन मदरसों के ऊपर भी शिकंजा कसने का काम किया जाएगा जो फंडिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो ना ही किसी छात्र छात्राओं को तालीम देते हैं, ना ही समाज के लिए वो कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन मदरसों के ऊपर लगाम लगाने के साथ साथ उन मदरसों को आगे बढ़ाने का भी काम किया जाएगा जिनके पास ना कोई फंडिंग है, ना कोई व्यवस्थाएं है, लेकिन फिर भी वो छात्र छात्राओं को तालीम देने के साथ साथ समाज में जो एक संदेश देने वाला काम हो उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये सर्वे बहुत कुछ बयां करेगा। जब 15 अक्टूबर को जब ये सर्वे खत्म होगा उसके बाद जब
रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी तो वो तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, और खास तैयारी देखिए इसकी की गई है। अयाज, किस तरीके से, क्योंकि जो मदरसे हैं उनका वित्तीय पोषण कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको लेकर भी जानकारी जुटानी है, तो क्या टीम की तरफ से तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं बरेली के लिए? शासन भी अलर्ट पे है, कहीं ना कहीं विरोध की भी सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब मदरसों की दयनीय स्थिति की बात करें, ज्यादातर दयनीय स्थिति है क्योंकि मदरसे ही हैं। यहाँ से IAS IPS बहुत से ऐसे निकले हैं मदरसों से, और अब्दुल कलाम तक मदरसों से ही निकले हैं जो हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं उन मदरसों से निकले हैं, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको भी सरकार सही करने की कोशिश कर रही है। हमने लोगों से जाना इनका खर्च और पानी जो इस तरीके से चलता है वो किस तरीके से चलता है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो स्थानीय लोगों की मदद से जो चंदा ईद पे होता है, खैरात फितरा वगैरह, इससे जो मिल जाता है उसका स्थिति चलती है। और जिनकी मान्यता है उनको सरकार की तरफ से कुल सहयोग नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए था। अगर वो सहयोग मिलने लगे सही तरीके से तो मदरसे और बेहतर स्थिति में आएंगे। जो गलत मदरसे हैं उनकी तो मदरसों संचालकों ने कहा है कि जांच होना चाहिए, और अगर गलत तरीके से कुछ उसमें हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मदरसों की जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारा जाए, और उससे ही निकल के बड़े पोस्टों पे और बड़े अधिकारियों में जाकर के वो निकले हैं और देश का नाम भी रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चालू हैं, स्थानीय लोग बिल्कुल लगातार, यानी कि सरकारी स्कूलों का देखिए कायाकल्प करने के बाद अब योगी सरकार जो है मदरसों के भी कहीं ना कहीं कायाकल्प की तैयारी कर ली है ताकि एक बेहतर तालीम जो है बच्चों को मिल सके। ठीक है, आप दोनों ही सर्वे पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। बढ़ते हैं आगे। एक सरकारी स्कूल के टीचर की शर्मनाक हरकत से परेशान 9 छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। परिजनों ने जब अपनी बेटियों से स्कूल न जाने की वजह पूछी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छात्राओं ने बताया कि वो टीचर गंदी हरकतों से बेहद परेशान है, इस वजह से उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता है। इसके बाद परिजनों ने तुरंत ही इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। इसके बाद से ही आरोपी टीचर इश्तियाक अहमद फरार हो गया है। गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी, जिसके बाद कलयुगी शिक्षक इश्तियाक अहमद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस बात की पुष्टि SP देहात संदीप कुमार मीणा ने भी की है। शिक्षक इश्तियाक अहमद पर शारीरिक मानसिक शोषण करने का आरोप में मामला दर्ज किया गया था। शिक्षक के खिलाफ धारा 364, 354 समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामला कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके के ग्राम कला झंडा के सरकारी जूनियर हाई स्कूल का है। तो देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है, जहां इस कलयुगी और फरार शिक्षक इस वक्त सलाखों के पीछे है। इसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे जो हैं दर्ज किए गए हैं क्योंकि इसने छात्राओं का मानसिक रूप से उत्पीड़न भी किया है। मथुरा वृंदावन, योगी सरकार वृंदावन आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बढ़ती भीड़ को किस तरह मैनेज किया जाए, इसको लेकर यूपी सरकार अब काफी गंभीर हो चली है। शासन की मंशा है कि नगर में कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की बेहतर सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा सके। इसको लेकर पूर्व प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी और उनके साथ आए प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। दोनों अधिकारियों ने वृंदावन में प्रेम मंदिर के पीछे वाले मार्ग समेत कई स्थानों पर स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान बैठक में उत्तर प्रदेश वज्र तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र ने महत्वपूर्ण सुझावों पर सहमति जताई है। कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई, और कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला है फिरोजाबाद में, जहां पर एक महिला रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज की बजाय प्लेटफॉर्म से उतरकर ट्रैक पार कर रही थी। जैसे ही वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही कोशिश करने लगी तो भारी भरकम शरीर के कारण वो चढ़ न सकी। इधर इसी ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन आ रही थी कि तभी महिला जोर से चीखी। महिला को चीखता देख चंद कदमों की दूरी पर खड़े रेलवे कर्मचारी हित निरीक्षक टुंडला रामस्वरूप मीना ने दौड़ लगाई और महिला का हाथ पकड़कर खींच लिया। चंद सेकंड में ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन उसी पटरी से निकल गई। अगर वेलफेयर इंस्पेक्टर ने जल्दबाजी नहीं दिखाई होती तो महिला के परखच्चे उड़ गए होते। यह सारा नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां आयकर विभाग के छापे का सच धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। मामला 2-3 नहीं करीब 425 करोड़ का बताया जा रहा है। पार्टी प्रेसिडेंट महबूद के करीबियों से पता चला है कि गुजरात के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक ने कूटरचित कर सेंट्रल बैंक में पार्टी का खाता खुलवाया था। बैंक में अपना देश पार्टी का जो फर्जी अकाउंट खुला, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूद अहमद के पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। सालों पहले खाता बगैर पार्टी की सहमति के लिए गुपचुप खुलवाया गया था। इतने बड़े फर्जीवाड़े में कुछ बैंक कर्मियों का भी हाथ माना जा रहा है। एनजीटी ने गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर 200 का जुर्माना लगाया है। इंदिरापुरम के शक्ति खंड 4 में डाले जा रहे कूड़े को न हटाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यह कार्रवाई की है, जिसके बाद एक बार फिर दोनों संस्थाओं की एक किरकिरी हो गई है। साथ ही जुर्माने की रकम में नगर निगम को 150 करोड़ रुपए, जीडीए को 50 करोड़ रुपए 2 महीने के अंदर जिलाधिकारी को जमा करना है। साथ ही दोनों एजेंसी को 6 महीने के अंदर शक्ति खंड 4 से कूड़ा निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। कि जीडीए के ऊपर और नगर निगम के ऊपर जुर्माना लगा है, उसके बाद से ये कार्रवाई चालू हुई है, तो शायद इससे लोगों को राहत मिलेगी। किस तरह की दिक्कत थी यहाँ? दिक्कत वही है कि जैसे अभी इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, हवा के जोर से जो है ना बदबू काफ़ी फैलती थी आसपास के एरिया में, तो लोगों ने काफ़ी शिकायतें करी थी, तो शायद अब इसका निवारण हो जाए। पर लोग बहुत परेशान थे, इस डंपिंग ग्राउंड के बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये लगभग काफ़ी लंबे समय से लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत जगह शिकायत करी गई, कोर्ट भी गए, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। जीडीए की सुनवाई न करने से लोग काफ़ी नाराज थे। हम सब बार बार कोशिश करते रहे और आखिर में एनजीटी ने इस पर जुर्माना भी लगाया, लगभग 200 करोड़ का, 150 करोड़ नगर निगम पे, 50 करोड़ जीडीए पे। गाड़ियाँ लग रही है, लेकिन ये है गाड़ी थोड़ी है, इसलिए कवर नहीं हो रहा है मामला। जो नगर निगम की कितनी गाड़ी लगी हुई है? नगर निगम की तो इन्होंने यहाँ 4 ही गाड़ी लगा रखी, 4 बार में 8 गाड़ी लगा रखी है टोटल। बस कितने दिन हो गए उठाते हुए? और उठ ही रहा है, लगभग जब से ठेके पे गया है 8 गाड़ियों में लगा रहे। पहले लग रही थी 15, 20, 50 गाड़ी लग रही। तो कितनी गाड़ी काफी है लगाने के लिए जो उठ जाए टाइम पर? गाड़ी और बढ़ेंगी तो जब भी दावा दबेगा इसका, नहीं तो ढेर का से कम होएगा। कूड़ा निस्तारण में लापरवाही बरतने पर एनजीटी ने नगर निगम और जीडीए पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जहां 150 करोड़ रुपए नगर निगम को देने हैं, तो वहीं 50 करोड़ रुपए जीडीए को देने हैं। अगले 2 महीने में जुर्माने की इस रकम को जमा करना होगा। दरअसल इंदिरापुरम के शक्ति खंड 4 में कूड़ा निस्तारण लोगों का सरदर्द बना हुआ था, लेकिन लापरवाही के चलते अभी तक कूड़े का निस्तारण नहीं किया गया। ऐसे में एनजीटी ने ये बड़ा फैसला सुनाया और साथ ही इस बात की हिदायत भी दी कि 6 महीने के अंदर इस कूड़े का निस्तारण इन दोनों संस्थाओं को करना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।